संविधान सभा के बारे में कह रहा है यह कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। आप आंसर देंगे 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को इसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य चुने गए थे और इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया वही बात कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी किए थे और यही है आधुनिक बिहार के निर्माता। और इनके बारे में खास बात है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा कि इन्होंने ही बहुत बड़ा भूमिका निभाया था, बिहार को एक अलग स्टेट देने का दर्जा दिलाया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना था। नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं directstudy.com जिसपे आज आपको कराया जा रहा है भारतीय राज व्यवस्था यानी पॉलिटी। सिविक्स भी बहुत लोग इसको कहते हैं। इसमें कंप्लीट मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन एक से ज़्यादा वीडियो जाएंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन है इसमें, सैकड़ा क्वेश्चन है। साथ में बता दें लमसम ये बुक कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो मैं करा रहा हूँ। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो जाकर देख सकते हैं। अदर जो भी क्लासेज मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स कुछ भी देखना चाहते हैं, हिस्ट्री का तीनों, मेडाइवल हो, मॉडर्न हो, सारे चीज़ मैंने अच्छे से करा दिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो जाके देखिए। हर एक एग्जाम के लिए आपका रामबाण साबित होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, ये सब पेड कंटेंट होता है लेकिन फ्री में आपको मिल रहा है। जाके वहाँ से मजा लीजिए, पढ़ाई कीजिए। साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है इसका पीडीएफ। अभी मैंने बिहार स्पेशल जो कराया है उसका पीडीएफ अपलोड कर दिया है, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया था। 2 साल लगा था, 11 माह लगा था और 18 दिन लगा था। ये तो कहने की बातें हैं, इससे कितना पहले से सारा जुगाड़ बैठा रखा था वो बात तो छोड़ ही दीजिए। ये तो ऑफिशियल है कि भारतीय संविधान के निर्माण में उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इसका डेट निकालिएगा, इसके बीच का 2 साल 11 महीने 18 दिन आएगा। ठीक है, आप बताइएगा जरा, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और इसके पहले जो जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे, 1929 में क्या हुआ था कि लाहौर अधिवेशन चल रहा था। उसी लाहौर अधिवेशन में यह डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 के दिन हम लोग क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और मनाया भी गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि हुआ था दिसंबर 1929 में, समझे, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी तक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को हो गया, जब आज़ाद हुआ तब कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस की रूप में मनाया जाने लगा आएगा था। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और समझ में आपको ये बातें आ गया। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया, ये क्वेश्चन तो समझिए इतना बेहतरीन है, कहा नहीं जा सकता। तो संविधान सभा द्वारा किया गया। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया, तो संविधान सभा ग्रहण किया था। भारत की जनता नहीं, सांसद नहीं, बहुत कुछ देगा आपको फंसाने के लिए। देखिएगा, भारत का संविधान जो है संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक संसद भवन के केंद्र कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे क्योंकि सबसे उम्रदराज थे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 के बैठक में निर्विरोध राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी निर्वाचित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप से प्रदान किया और संविधान को अंगीकार किया। लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। अगर कहा भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। संविधान सभा, देखिए फिर से लिखा, संविधान सभा अंगीकृत कब करता है, तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। ये ध्यान रखिएगा इस अपडेट। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्ताव में उल्लेखित किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। संविधान को अपने और उसके पूर्ण होने, पारित होने तक तथा अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता
अंतकालीन सांसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष उपबंध 26, गौर से सुनिएगा, 26 जनवरी 1950 को प्रभाव हुआ। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब बनता है? तो आप उसको बोलते हैं 26 नवंबर को ही बनते हैं, क्योंकि इसी समय क्या हुआ था, संविधान सभा में इसको अंगीकृत किया था। देखिए, भारतीय संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान जो इसी दिन लागू हो गए थे। इसके फलस्वरूप इन दिनों को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण लागू हुआ। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आगे कह रहा है संविधान सभा की प्रमुख समितियां की बात करते हैं। 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठन की गई, जो लिखेगा इसको लेखन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इसमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे, सो आपको बताना है। आपको समझना पड़ेगा कि जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य के समिति नहीं थे। देखिए, N गोपालास्वामी अयंगर थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। डिटेल और जानना है तो यहाँ पे समझिए जरा। कह रहा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी के 6 अन्य सदस्य थे। पहला सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र एवं DP खेतान थे। इसमें से BL मित्र के स्थान पर N माधवराव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। इस बात को अच्छे से आप 1-2 बार देख लीजिएगा, कुछ दिन पे वीडियो को देखते रहिएगा, रिवीजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के व्यापारिक समिति के व्यवस्थापना के पहले अध्यक्ष थे? कौन सा? संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापना के पहले अध्यक्ष थे। तो आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। मुंशी व्यापार कनेक्ट रखिएगा। संविधान सभा की व्यापारिक समिति की स्थापना के पहले अध्यक्ष कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बंबई से संविधान सभा के लिए चुना गया था। बंबई से चुने गए थे। अच्छा लग रहा है सेशन तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह का आपको टू दी पॉइंट, बिना इधर उधर की बात किया हुआ, सिर्फ पढ़ाई की बातें आपको पूरा टाइम मिलते रहता है इस चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके बीच रखा जाता है, जैसा है आप लोग इजाजत देते हैं। कोई भी सुझाव हो कमेंट्स में हमें बताइएगा। संविधान के स्रोत की बात करते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता, किस देश के संविधान से ये लिया गया है? अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता। तो इंपॉर्टेंट लाइन हो गया कि कानून के समक्ष समानता कहाँ पे? अनुच्छेद 14 में संविधान में लिखा गया है। दूसरी बात, कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, जो हम लोग के ऊपर राज किया था वहीं से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य यानी भारत अपनी सीमा के भीतर किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष संरक्षण के वंचित नहीं करेगा। इस प्रावधान की विशेष बात यह है कि नागरिक या विदेशियों के लिए समान रूप से लागू होता है। यहाँ विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश परंपरा, चूंकि ब्रिटेन के लिखित संविधान नहीं है, से ली गई है। कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। ध्यान रखिएगा, कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है, लेकिन कानून के समक्ष समानता ये अलग चीज है। अगला है स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व भाईचारा की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये आपको याद होगा, फ्रेंच क्रांति के समय लिया गया था 1789। ध्यान रखिए, 1789 में संपन्न फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश अराजकता राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। इस क्रांति का सूत्र वाक्य यही था, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। फ्रेंच क्रांति जो है फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा से यह विचार लिया गया था। आगे है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से अवधारणा ली गई है? तो ये लिया गया आयरलैंड से। क्या है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? और आपको पता होना चाहिए यही आयरलैंड से थी कौन?
एनी बेसेंट। आगे कह रहा है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो अन्य देशों से ली गई है, कुछ यहाँ पे दिया गया उसको देखिए। जैसे ब्रिटेन से कोई पूछे क्या क्या लिया गया है, तो संसदीय सरकार, जो संसद होता है उच्च सदन निम्न सदन, ऐसा जो संसदीय सरकार है ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन होगा, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। आगे है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता की बात करिएगा, एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, एकल नागरिकता भी लिया गया है ब्रिटेन से। मंत्रिपरिषद भी है ब्रिटेन का। द्विसदनीय विधायिका, विधायिका जो होगा द्विसदन, उच्च सदन या निम्न सदन, दो सदन विधायिका जो होगा ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर है बातें, बार बार सुनेंगे तो ही याद हो पाएगा। आयरलैंड से कोई पूछे क्या क्या लिया गया है, जहां से एनी बेसेंट थी, तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सबसे ज्यादा पूछा जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगा, यह भी लिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामित जो किया जाता है, मनोनीत, वो भी यहीं से लिया गया है। ये लिस्ट थोड़ा लंबा चौड़ा है, सारा आपके सामने रख रहा हूं, आराम से देखिए। आगे आपका कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया, तो यहां से देखिए बहुत सारा चीज अमेरिका से लिया गया। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना, कहां से, तो अमेरिका से। जितने बड़े बात होंगे ना राष्ट्रपति से रिलेटेड, वो अमेरिका का ही होगा। देखिए राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाया जाना, मतलब इसके ऊपर महाभियोग। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो भी अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन, समझे, जैसे किसी को सजा दे दिया गया लेकिन दोबारा उसके ऊपर अगर बात करना हो तो किया जा सकता है। न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायालय एकदम स्वतंत्र होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये सभी कहां से, संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। आगे है कनाडा से क्या क्या लिया गया है, तो कह रहा है परिसंघात्मक व्यवस्था, ठीक है, केंद्र में निहित अपशिष्ट शक्तियां, ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्तियां, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी दिया गया। फिर से सुनिए, कनाडा से लिया परिसंघात्मक व्यवस्था, केंद्र में निहित अपशिष्ट शक्तियां, कि केंद्र में ज्यादा शक्तियां रहेगा, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति होगा, से कनाडा से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी आपको क्या है, कनाडा से ही लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, तो समवर्ती सूची लिया गया है, समझे। समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कैसे होगा, अनुच्छेद 108 के तहत। समझ, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत। सोवियत यूनियन, वर्तमान रूस से क्या लिया गया है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिया गया, जैसे मौलिक कर्तव्य हो गया। प्रस्तावना में अभिव्यक्ति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा, जो प्रस्तावना में जोड़ा गया, अभिव्यक्त किया गया है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, तीन तरह का न्याय की बात किया गया है, वो आपको सोवियत संघ से ही लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया, तो देखिए गणतंत्र का सिद्धांत, ठीक है, समता भी लिया गया है फ्रांस से। स्वतंत्रता तथा भाईचारे, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे संबंधी विचार जो है प्रस्तावना में व्यक्त किया गया है, फ्रांस से लिया गया है। जर्मनी का अगर देखा जाए तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, आपातकाल हुआ तो मौलिक अधिकार का निलंबित कर दिया जाता है। सिर्फ दो ऐसे मौलिक अधिकार है जो छोड़कर, कौन सा दो मौलिक अधिकार है, आप कमेंट्स में हमको बता सकते हैं अगर आपको पता है। दक्षिण अफ्रीका जो है राज्य से लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा जो होते हैं उसके सदस्य का निर्वाचन और संविधान संशोधन की बात दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया। ये बहुत बार पूछता है कि संविधान संशोधन कहां से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। जापान से क्या लिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान से लिया गया है। चलिए, इस चीज को आप एक बार दो बार जरूर देखते रहिए, कुछ दिन पे आपको बहुत अच्छा यहाँ से समझ में आएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार आ गया ना, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहां से, अमेरिका से लिया जाएगा। अभी आपने देखा है। आगे आइए, प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक है ना, राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अभी आपने देखा है ये आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। कुछ चीजें यहाँ पे दिया गया, इसको मैच कराना है। आइए मैच कराते हैं। जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये आयरलैंड से लिया जाएगा तो इसका 3 हो जाएगा। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया तो इसका 4 हो जाएगा। और संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया तो इसका 1 हो जाएगा। और भारत राज्यों का संघ है जिसके केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, तो कनाडा से लिया गया है ये, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर चला जाएगा डी नंबर, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। यहाँ इसको रिवीजन भी कर लीजिए एक बार।
जितना बार सुनेंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशन आयरलैंड से लिया गया, संघ एवं राज्य के बीच संबंध का मतलब इसके बीच में क्या होगा, समयवर्ती सूची होगा, ये लिया गया है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ होगा जिसके केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान होगा, ये कनाडा से लिया गया है। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा, सुदृढ़ केंद्र के संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से ही लिया गया। अभी जस्ट यही बात है, भारत का राज्य संघ का केंद्र में अधिक पावर होगा। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा विचार कनाडा से संविधान से लिया गया। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए कि जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है। जनहित याचिका जो आप दायर करते हैं तो अमेरिकी गणराज्य यूएसए से ये चीज हुई है। इसको समझिए जरा। यहाँ देखिए, कह रहा है कि जनहित याचिका जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL दायर करते हैं ना हम लोग, केस करने जाते हैं, वही केस करना इसी को बोलते हैं, की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। जनहित याचिका यानी PIL पब्लिक इंटरेस्ट इलिगेशन मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए दायर की जाती है। भारत में जस्टिस PN भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। भारत में जस्टिस PN भगवती को जनहित याचिका PIL का जनक माना जाता है इंडिया में। आगे देखिए, संविधान के प्रमुख भाग और अनुच्छेद से जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक के, उस सारे को भी हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान में शामिल है, भारतीय संविधान में शामिल क्या है, तो 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां है। फिर से सुनिए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां है। यहाँ समझिए जरा, कह रहा है भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद है। अब कहिएगा यहाँ पे 395 अनुच्छेद क्यों है, तो 450 से अधिक अनुच्छेद है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क ख ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाल दिए भी गए, अन्य अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उसकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। तो फिलहाल इन सारी बातों को याद रखिएगा। भारतीय संविधान में फिर से पूछा जा रहा है, तो आंसर दिया 400 से अधिक आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद है। अभी आपने देखा है, फिर से एक बार डिटेल पढ़िए कि भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद है। गणना की दृष्टि से इसकी संख्या 471 1 मई 2024 स्थिति के अनुसार, 1 मई 2024 तक में क्या था, 471 था, पहुंच गई है, परंतु क्रम की दृष्टि से अभी भी 395 ही है। उसी के अंदर क ख ग ऐसे करके जोड़ा गया है। सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है। याद रखना है इस चीज को। आगे कह रहा है आपका, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है, आपको वर्तमान में शामिल क्या है, तो 300, ये तो गड़बड़ है, 395 अनुच्छेद है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो अस्पृश्यता आपका अनुच्छेद 17 में वर्णित था। आई थिंक आपको ये बात पता होना चाहिए पहले से, समझे। एक बात है कि संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता के लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय भी होगा, कोई अगर इस चीज को अप्लाई करता है किसी के ऊपर। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का प्राथमिकता प्रदान करता है। क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न कीजिए। क्या कर रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का प्राथमिकता प्रदान करता है, तो ये है 13 नंबर अनुच्छेद। देखिए इस चीज को डिटेल में समझिए। यहाँ पे कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो, मतलब खत्म करता हो या कम करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है, तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा।
अनुसूचित 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 245 में सांसद और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार भी है। कर अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा व विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो सारी बात क्लियर हो गई। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 245 में सांसद और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार दिया गया। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन सदस्य के वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होगा, ये कहा गया है। बच्चा उसमें कोई भी वोटिंग नहीं करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है। ये है मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। डिटेल समझना चाहते हैं, यहाँ समझिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत बाधा एवं कार्यवाही का उल्लंघन का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की सांसद की शक्ति, और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 76 जो है महान्यायवादी वाला, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। करा किस या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? ये जो अध्यक्ष है वो अनुच्छेद 110 एक है, अनुच्छेद 122 दो है, अनुच्छेद 120 का फर्स्ट है। तो आप आंसर देंगे इसमें अनुच्छेद 120 का फर्स्ट, सी नंबर आंसर। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 एक के अनुसार राज्यसभा का सभापति, कौन सा? राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले कोई भी व्यक्ति किसी सदस्य को हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता तो अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने का आज्ञा दे सकता है। इसमें कोई वो नहीं है। अब अनुसूचिया से रिलेटेड प्रश्न, तो सबसे पहले आप ये बात जानेंगे कि देखिए कह रहा है संघीय सूची आपका 97 प्रविष्टियां इसके अंदर दिया गया है। उसके बाद बात करिएगा राज्य सूची में 66 है और समवर्ती सूची में 47 है, और ये 2016 का डाटा है, ध्यान रखिएगा। तो सी इसका आंसर जाएगा, एक मिनट सॉरी, बी हो जाएगा आंसर, सी नहीं बी। संघीय सूची में विषय कितना है? तो 97 विषय है। वर्तमान में गणनानुसार 98 हो गया है। राज्य सूची में 66 है, जो नया में अगर है 59 है। समवर्ती में 47 है, जो कि 52 हो गया है, मतलब घटा बढ़ा है। उसको थोड़ा सा नया वाला याद रखिएगा। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि सुधार कई बार एग्जाम में आया, तो राज्य सूची का ये विषय होता है। देखिए भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में कुल 66 प्रविष्टियां अभी के हिसाब से 59 है गणना अनुसार। आगे देखिए, कह भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? तो ये दिया हुआ है तीसरी सूची में। तीसरी सूची में शपथ या शपथ पत्र से रिलेटेड बातें कहा गया है। देखिए संविधान की तीसरी अनुसूची थर्ड शेड्यूल में शपथ या प्रतिज्ञान यानी शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए। इसमें संघ एवं राज्य के मंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथों तथा सांसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, सांसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञा के प्रारूप दिया गया कि कैसा वो शपथ लेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन इस टाइप का होता है। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची, मतलब केंद्र और राज्य दोनों का इस पे अधिकार होता है कानून बनाने का। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे की मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का शामिल था, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन जब 1976 में हुआ था, 42वें संविधान, धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? मतलब 11वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका ग्रामीण खेल शामिल नहीं है, पुस्तकालय शामिल है, ईंधन और चारा शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण भी शामिल है। समझ लीजिए यहाँ डिटेल में कह रहा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख किया गया। ठीक है, इसमें कुल 29 विषय शामिल है, जिसमें पुस्तकालय, ईंधन एवं चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघुवन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय शामिल है। लेकिन ग्रामीण खेल उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं किया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका।
कह रहा है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो समवर्ती सूची में, मतलब केंद्र और राज्य दोनों का इस पे बात है कि कोई क्रूरता जानवर के साथ ना करे। देखिए, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल, संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत उल्लेखित कर दिया गया है। डिटेल देखिए जरा। कह रहा है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों की आवंटन की प्रावधान समाविष्ट किया गया है। फिर से सुनिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्य की परिषद में सीटों के आवंटन के, मतलब सीट का आवंटन की बात कहाँ किया गया है। तो आंसर दीजिएगा चौथी में, चौथी अनुसूची में सीटों का आवंटन। देखिए, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य एवं केंद्रों के प्रदेशों के प्रत्येक राज्यसभा के सदस्यों की संख्या हो गया, अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख है। भारतीय संविधान में 22 भागों में विभाजित है, इसमें से 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां भी शामिल है। कह रहा है 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। 5वीं अनुसूची, ध्यान रखिएगा। तो आंसर दीजिएगा अनुसूचित जनजाति। 5वीं में अनुसूचित जनजाति, इसको समझ लीजिए जरा। कह रहा है 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। इस अनुसूची में प्रावधानित उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष या राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। आगे देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं। तो 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं दल विरोध। बहुत जरूरी चीज है ये। देखिए जरा, भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निहत्ता संबंधी उपबंध किए गए हैं। इसमें किसी दल के एक साथ पूर्ण दल बदल, एक गौर से सुनिए, इसमें किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल एवं दल के प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने संबंधी प्रावधान है। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किस चीज से है। तो यह दल बदल से संबंधित है, प्रतिरोध विधायक से संबंधित है। अब उद्देशिका से रिलेटेड जो प्रश्न है उसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। सॉरी, कैमरा का एंगल थोड़ा टेढ़ा हो गया था। यहाँ देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो देखिए, सार्वभौमिक सत्तापन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। डी नंबर आंसर जाएगा इसका। 1995 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए जरा, प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम ऐसे हो गया है: सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जिसको धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं, जनवादी, गणतंत्र। क्लियर है बात। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लेखित शब्द संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, संविधान में ये शब्द का प्रयोग है। लेकिन ये भी वही बात है, बस बदल के दिया गया है। संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य का मतलब है जनवादी, गणतंत्र मतलब जनता का ही। बात वही है, बस बदल के दिया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के किस रूप में घोषित किया गया, भारत को किस रूप में घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य। वही प्रजातांत्रिक लोकतंत्र को ही बोलते हैं। आगे आइए, कह रहा है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। आंसर या हम भारत के लोग शब्दों से। हम भारत के लोग कहने का मतलब है सारे लोग भारत का, चाहे वो कोई भी जात, कास्ट, धर्म, किसी भी चीज से आते हों, वो सभी लोग। देखिए, कह रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है।
निम्नलिखित विचार करिए, समाजवादी, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष। तो इसका सही क्रम कौन सा होगा? ये कई बार पूछा गया है, इस चीज को एकदम माइंड में बैठाइए। तो सबसे पहले जो शब्द आता है वो आता है आपका सार्वभौमिक, तो सी हो जाएगा। ये तीनों में सी है तो ये हटा दीजिए। सार्वभौमिक के बाद जो यूज हुआ शब्द है उसका नाम है आपका समाजवादी, तो इसमें है देखिए ए, इन दोनों में डी है धर्मनिरपेक्ष, तो ये दोनों को काट दीजिए। सार्वभौमिक, समाजवादी, उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। इस सीक्वेंस को थोड़ा सा प्रस्तावना से समझना होगा। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष। प्रश्न दिए गए शब्द का सही क्रम सार्वभौमिक, समाजवादी, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ तथा प्रजातांत्रिक है। आगे आइए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? जो पहले नहीं था इसमें से, तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पहले नहीं था, ये चीज़ जान लीजिए। यहाँ पे समझ लीजिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना मूलतः भारत के एक सार्वभौमिक, समाजवादी, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष का। वर्ष 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। 3 जनवरी 1977 से पेश हुआ था 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो वही बात, 42वें संविधान संशोधन के तहत इस चीज को जोड़ा गया। अगला ये, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट एंड सेकुलर शब्द जोड़े गए हैं? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। आगे आइए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो एक तो समाजवादी और एक धर्मनिरपेक्ष। डी नंबर आंसर हो जाएगा, बस उसी को उलट पुलट के बार बार दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में संविधान की प्रस्तावना वर्णित कर रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित एवं संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ये क्लियर हो रही है ना बातें? सेशन अच्छा लग रहा है, मैं फिर एक बार दिला दूं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। और प्लेलिस्ट जाके देखिएगा, हर चीज़ को एकदम सीक्वेंस वाइज सजा के प्लेलिस्ट में है। मतलब जो किताब मैंने शुरू किया है उसका लास्ट तक मैंने पढ़ाया, ये नहीं कि जहाँ तहाँ से कुछ भी पढ़ा दे रहा हूँ। कंटिन्यू पढ़ाया हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर चीज़ आपको देने का मैं कोशिश करता हूँ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आत्मा कहा जाता है, संविधान की प्रस्तावना को ही आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना में संविधान की आत्मा माना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। अब कुछ शासन प्रणाली से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो आंसर क्या दीजिए? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। संघीय है लेकिन भावना में एकात्मक है। इस चीज़ को पूरा डिटेल में देखिए। संविधान वेताओं ने संविधान को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित कर दिया है, ठीक है। संघात्मक किया है और एकात्मक भी किया है। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है, जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघीय संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्रीय एवं राज्यों का विभाजन रहता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधाताओं में काफ़ी मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान का एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेनिंग्स को भारतीय संविधान के संघात्मक मानने में आपत्ति है, ठीक है। प्रोफेसर वेयर ने इसे अर्ध संघीय संविधान अथवा एकात्मक संविधान जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप से है कहा है। जेनिंग्स के अनुसार यहाँ से देखिएगा, भारतीय संविधान में केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, अतः उपयुक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक है न ही विशुद्ध एकात्मक है, बल्कि यह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एक एकात्मक है। बेहतरीन लाइन। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इसमें से कौन सर्वोच्च है?
तो सर्वोच्च में कौन है? तो याद रखिएगा संविधान सबसे ऊपर रखा गया है, सब चीज से ऊपर। देखिए भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यह राज्य व्यवस्था के प्रारूप उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन और प्रावधान करता है। संविधान से शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त होती है। देखिए सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो उपयुक्त में से एक से ज्यादा हो जाएगा, इसको समझिए जरा। इसका उत्तर फिलहाल ई दीजिए। कह रहा है विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों क्या है? एक मिनट रुकिएगा जरा, कैमरा किस आधार पे हिल रहा है? अच्छा सॉरी, टेबल ही हिल रहा है। डिटेल यहाँ समझिए, अच्छे से समझने का कोशिश कर, बहुत स्टार मार्किंग है क्वेश्चन है। देखिए शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियां होती है, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय होता है। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। संसदीय शासन व्यवस्था में गौर से सुनिएगा, यहाँ से लाइन पर ध्यान दीजिएगा, व्यवस्थापिका जो होता है, जिसको विधायिका भी बोलते हैं, के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं, ठीक है। व्यवस्थापिका विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। जो कार्यपालिका होता है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका जो होता है विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, तथा न्यायपालिका जो है कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों को न्यायिक समीक्षा करता है। राष्ट्रपति जो होता है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, मतलब विकल्प ई सही होगा। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर चला जाएगा। यहां कह रहा है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, प्रजातंत्र किस चीज पर तथ्य पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जी हाँ, क्लियर है कि प्रजातंत्र का आर्थ क्या है? जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का सरकार, जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का यही आर्थ दिखता है। विधि का नियम, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विधि का नियम। देखिए विधि का नियम या विधि का शासन या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि के नियम का सामान्य अर्थ है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एवं विधायकों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता एवं विधायिका के समान संरक्षण का अधिकार भी बताया गया है। अगला है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली, तो आंसर हो जाएगा ये है नीति और कार्यान्वयन से। नीति और कार्यान्वयन से क्या है? ये विभाजन प्रणाली संबंधित है। आइए इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। देखिए भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली जो है नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है, ठीक है, जबकि कार्यान्वयन संबंधी निकायों एजेंसियों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित विषयों में से केंद्रीय शासन व्यवस्था यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन सी सही नहीं है? तो आंसर इसमें चला जाएगा बड़े देशों के लिए आदर्श। देखिए केंद्रीय शासन व्यवस्था यह सरकार के एकात्मक स्वरूप में प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। सत्ता का केंद्रीकरण एवं एकीकृत शक्ति, सरकार की त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होती है। संविधान का लचीलापन होता है। एकल न्यायपालिका एवं संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कानून की एकरूपता, एकल नागरिकता, आपातकाल की व्यवस्था आदि। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी व्यवस्था बड़े देशों के लिए आदर्श हो। बड़े देशों में संघीय व्यवस्था भी बेहतर कार्य कर सकती है, अतः स्पष्ट सी सही होगा। बात समझ में आया? ये जो केंद्रीय शासन व्यवस्था है ये जरूरी नहीं कि सारे जगह पे सही साबित हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला करा संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, तो जी हाँ संघीय प्रणाली एकदम सही है।
यहाँ पे है कि अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। कह रहा है भारत के संविधान में भारत के राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्ति बनाने पर जोर दिया गया है। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एकात्मक प्रणाली का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लेते हुए मूल रूप से संघीय शासन है, ऐसा मानना ज़्यादा उचित होगा। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र क्या है? दिल्ली क्या है? तो दिल्ली को कहा जाता है एक केंद्र शासित प्रदेश। यस और नो? यहाँ पे साफ साफ करा है संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था, तो वो कौन से? तो 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। समझिए जरा, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य यानी एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। आगे है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? तो वो पल था 1975 में बना था। देखिए, भारतीय संविधान के 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। सिक्किम ने 26 अप्रैल 1975 को भारत के संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 371F के तहत राज्य का विशेष प्रावधान के साथ भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनने का विकल्प चुना था। अगला है बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। समझिए जरा, देखिए, राज्य का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है, अतः स्पष्ट उत्तर डी ही होगा। राज्य का विधानसभा, राज्यपाल, संवैधानिक औपचारिक कोई भी उसको नहीं बना सकता, सांसद ही बना सकता है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो वह था 1956। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1956। समझ लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक पुनर्गठित अधिनियम पुनर्गठन 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन 1953 में हुआ था। कह रहा है निम्नलिखित में कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। देखिए, 22 दिसंबर 1953 के न्यायाधीश फजल अली समझे की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली थे, आगे कह रहा है हृदयनाथ कुंजरू थे और KM पनिक्कर थे। ये तीनों यहाँ पे नाम दिया गया है आपको। इनमें से कम कम प्रमुख भाषाई समूह के लिए भाषाई राज्य के निर्माण की सिफारिश की थी। नागरिकता क्या है? मतलब इससे लिए तो भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो आंसर हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके, यानी जन्म द्वारा मिल जाएगा, देशीकरण द्वारा मिलेगा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा मिल सकता है, लेकिन भारत में अगर आप बैंक में जमा करिएगा धन बन, उससे कोई फायदा नहीं है आपको। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में यथा संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम तरीकों का प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंश क्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के भारत में सम्मिलित द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्य व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का कोई तरीका है ही नहीं। कह रहा है नागरिकता यानी संशोधन कानून कब पारित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 को। 11 दिसंबर 2019 को। देखिए, नागरिकता संशोधन विधेयक जो है 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया। उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और विधेयक अधिनियम बन गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंध नियम 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया। इसको समझिए, कहा जा रहा है यहाँ पे क्या कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना। अगर भारत में वो आके नागरिकता लेना चाहता है तो उसको मिल जाएगा। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़न के कारण अवैध प्रवासियों के रूप में भारत आए वहाँ के अल्पसंख्यक समूह, हिंदू हो गए, सिख हो गए, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान करना है।
अच्छा, मूल अधिकार क्या है तो इसको समझ लीजिए। कह रहा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था? अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, समझिए। कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। एक मिनट रुक जाइएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रुक जाइएगा जरा। कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की व्यवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। अतः संवैधानिक उपचारों के आधार पर निम्न तहत आता, इसका आंसर ई जाएगा, समझे, क्योंकि संवैधानिक उपचार के बारे में पूछा था, ये किस तरीका का है। मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, अतः ई सही होगा। मतलब ये सभी हो जाएगा, कानूनी अधिकार में भी आएगा, संवैधानिक अधिकार में भी आएगा, मौलिक अधिकार में आता है। एक से ज़्यादा इसका आंसर जाएगा। बात समझ में आया? इसको समझिए कि किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? बहुत अच्छा, मतलब अवैध तरीका से हिरासत में ले लिया गया था। रिट कौन सा जारी होगा? तो बंदी प्रत्याक्षकरण होगा, हैबेसियस कॉर्पस होगा। बंदी बंदी मतलब पकड़ना, ये तो पकड़ ही सकते हैं। देखिए, बंदी प्रत्याक्षकरण के बारे में क्या, याचिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश होता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध होता है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो आंसर हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक निराकरण का अधिकार, फिर से सुनिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो यह संवैधानिक निराकरण का अधिकार। इसे समझाता हूँ, जरा समझिए, बढ़िया क्वेश्चन सब है। देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 गैर नागरिकों को भी प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उन्हें उपलब्ध है। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत संपत्ति का अधिकार विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना यद्यपि गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। यद्यपि उसमें से संपत्ति अर्जित करने का अधिकार जो है राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, जो कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1) च के तहत नागरिकों को प्राप्त था, शामिल नहीं है। वस्तुतः संपत्ति अर्जित करने का अधिकार अब संवैधानिक प्रदत्त अधिकार नहीं रह गया, यह कानूनी अधिकार हो गया है। एक ब्रिटिश नागरिक को जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? तो वो नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का। फिर से सुनिए, एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। लेकिन हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का मांग कर सकता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण मिलेगा उसको, कानून के समक्ष समानता भी मिलेगा। ये खास बात है अपने भारतीय नागरिकता का, संविधान का। एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है वह व्यापार और व्यवसाय के अधिकार की मांग मूल अधिकार के रूप में नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के तहत प्राप्त मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। ये खास बात है। अगला है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है किंतु गैर नागरिक को नहीं प्राप्त है ये चीज। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? भाषण एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, ये तो प्राप्त है, ये है गैर नागरिक भारतीयों को। और अल्पसंख्यकों की अधिकार, ये भी प्राप्त है। कानून के समक्ष सबको प्राप्त है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये सभी को प्राप्त है, नागरिक हो भारतीय या गैर नागरिक हो। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1) क भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ये गैर भारतीय विदेशी प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों सभी व्यक्तियों को ये प्राप्त है जो इंडिया में रह रहा है। कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार। समझ लीजिए जरा, कह संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 जो कि 20/6/1789 से प्रभावी हुआ द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया तथा इसे विधि या कानूनी अधिकार दर्ज किया गया था।
तत्समय मुरारजी देसाई जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री थे। ये भी पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ दिया गया है, समझे कि किस पार्टी का सरकार था और मुरारजी देसाई उस समय वो थे। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार जो है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, किसके शासनकाल में निकाल दिया गया? देखिए यहाँ क्वेश्चन आ ही गया, मुरारजी देसाई के समय में हटाया गया। देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार कानून अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में के तहत कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित है। आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 के समय मुरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अगला है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे का फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार में आ जाता है। तो यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अंदर, मतलब 19(1) ए कह सकते हैं या क भी कह सकते हैं आप। देखिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगला है निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? फिर से सुनिए, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार, ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? इसमें स्टार लगा हुआ है, देखते हैं क्यों स्टार लगा हुआ है, आइए पढ़ते हैं। देखिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(1) क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आगे करा सूचना का अधिकार व्यक्ति के आधार में ही निहित है, मतलब इसी के अंदर ही आ जाता है राइट टू नो, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही मतलब ये जो है सूचना का अधिकार हो गया, इसी में आ जाता है। अगर इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है, बात समझ में आया। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मूल अधिकार में डाला गया, तो ये भी आंसर जाएगा इसके अंतर्गत। आगे कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है, सूचना का अधिकार भी कह रहा है कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में उल्लेखित वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। हालांकि यह संविधान में उल्लेखित नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए और सी दोनों सही है, वो तो समझ ही गए, सूचना का अधिकार होगा, शिक्षा का अधिकार दोनों सही है। आगे कह रहा है आपका भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 अप्रैल 2010 को समझिए जरा। कह रहा है 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़ दिया गया। इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधन निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों का आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी क्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो कि तत्संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में भी आ गया। बहुत लोग खोजने लगेगा कि 2002 कहा गया, एक ऑप्शन ही गलत है, लेकिन नहीं, 1 अप्रैल 2010 भी आप मारेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? आ गया ना, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010, भूलिएगा नहीं। कह रहा है मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क भी होगा एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। आगे आइए, कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता जब भी कहा जाएगा तो वही बोलने अभिव्यक्ति के अंतर्गत आ जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के स्वतंत्रता का अधिकार को उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 19 देखिए 19(1) का वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का संबंध है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित हो जाती है। आगे कहता है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका उत्प्रेषण को, समझे। पोस्टमार्टम किसको कहा जाता है? उपचारों को, तो उत्प्रेषण को। थोड़ा इसको डिटेल में समझाएंगे, आपको आ जाएगा समझ में, आप टेंशन ना लीजिए। डॉक्टर भीमराव, देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अधिकार परीक्षा यानी क्वेटो वारंटो के संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, समझे, अधिकार परीक्षा को।
कहता है यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी निर्मित न्यायिक कार्यवाही की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है। आयोग ने भी अपनी अंतिम उत्तर कुंजी विकल्प सी को ही सही माना है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने का शक्ति दी गई है? मतलब कौन है व्यक्ति जो मौलिक अधिकार के लागू करवाएगा? तो वो कोई और नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों है, तभी तो ये रिट जारी करता है। देखिए, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। न्यायालय अपनी इस शक्ति के प्रयोग से 5 प्रकार की रिट जारी करता है। परमादेश है पहला, बंदी प्रत्यक्षकरण है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है और प्रतिषेध है। ये 5 तरह का रिट जारी होता है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। इसको डिटेल में समझाते हैं, समझिए। कह रहा है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक तत्व में किया गया है। यह संविधान में भाग 4 के, यहाँ इंपॉर्टेंट है, भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51, 12 से 36 तक था ना मौलिक अधिकार, उसके बाद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शासन व्यवस्था के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है। राज्य अपने नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, गौर से सुनिएगा, राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्वों के कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को नीति निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना में नीति निर्देशक तत्व को दोनों कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। यदि दोनों चयन का विकल्प न हो तो इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही होगा। समझ में आई बातें? मैं थोड़ा फास्ट रहता हूँ, कारण है कि कम समय में बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराना रहता है, क्योंकि आपका भी समय बहुत कीमती है ना। मैं भी नौकरी लिया था बहुत मेहनत के बाद, और इसीलिए मैं आपके समय को समझता हूँ, इसीलिए इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। इससे मुझे ही लॉस है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देखते मेरे ज़्यादा वीडियो, लेकिन मुझे पता है जो देखते हैं उनको पता है कि कम समय में कंटेंट कहाँ मिलता है। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, तो आंसर हो जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। कल्याणकारी शब्द देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आंख बंद करके टिक मार सकते हैं आप। देखिए, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श राज्य नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य के द्वारा नीति निर्माण एवं कानून का कार्यान्वयन में ध्यान रखना हमेशा चाहिए। यहाँ करा भारतीय संविधान का भाग 4, ठीक है, दिए गए निर्देश सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो इसमें पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो वर्णित है। उसके बाद समान नागरिकता संहिता भी वर्णित है। छोटी परिवार का मापदंड ये नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा ये भी नहीं है। इसका आंसर बी जाएगा आपका, ठीक है। डिटेल में समझना देते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 जो है, दिए गए निर्देश सिद्धांत में अनुच्छेद 39 घ में पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है। जबकि अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर, देखिए यहाँ पे, जबकि अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लेखित नहीं है। इसका प्रभाव भी निर्देशक तत्व जैसा ही है। यह एक राज्य का बाध्यकारी नहीं है कि ऐसा करेगा ही, लेकिन करता है राज्य। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? फिर से सुनिए, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो मौलिक अधिकार से कैसे भिन्न है? तो समझिए, नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। मतलब आपको अगर कोई मौलिक अधिकार का छेड़छाड़ होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट तक जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है आपका, उसको समझ लीजिए। नीति निर्देशक सिद्धांत पालन नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। यहाँ समझाया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि देखिए निर्देशक सिद्धांत के परिवर्तनीय है ना, कि मौलिक अधिकार जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश है, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के प्रति दी गई सुरक्षा की गारंटी है। दोनों में बहुत अंतर है। अगला है, निम्न में से कौन अनुच्छेद पंचायत के खंडन के राज्य सरकार को निर्देश देता है? निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश कि पंचायत का गठन करना है आपको। देखिए, भारतीय संविधान भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद जो है 40
राज्य के ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार राज्य जो है ग्राम पंचायतों का संगठन के लिए कदम उठाएगा और उसको ऐसी शक्ति और प्राधिकरण प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्तता शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। पंचायती राज प्रणाली इसी को बोलते हैं। अब इसको मैच कराना है। ग्राम पंचायत का गठन अभी आपने देखा है 5 नंबर में आ जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। तो यहाँ 5 लिख देता हूँ इसके पहले, तो ये ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। लेकिन आगे मिलाना है, आगे मिलेगा तब भी होगा, नहीं तो देखिए नीचे ई यहाँ टिक किया गया है, आपको दिख नहीं रहा, थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ। अब दिखना स्टार्ट हुआ, हाँ दिखना स्टार्ट हुआ। नीचे देखिए ई आंसर दिया गया है, क्योंकि इसमें से गड़बड़ होने वाला है, बी भी इसमें नहीं जाने वाला है। अगला है आपको ये जो दिया गया समान सिविल संहिता, ये अनुच्छेद 44 में है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा आपका, 5 के बाद 1 आना चाहिए, जो कि यहाँ 3 है, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। अच्छा, कृषि एवं पशुपालन का संगठन की बात है। कृषि एवं पशुपालन की जैसे ही बात होगा तो अनुच्छेद 48 में जाइएगा आप, ठीक है। अगला है न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण रहेगा, तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका पृथक होगा। एक बच गया आपका क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 51 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में दिया गया। फिर से एक बार सुन लीजिए, ग्राम पंचायत का गठन किया अनुच्छेद 40 में, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में, कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात करिएगा अनुच्छेद 48 में, न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक रहेगा अनुच्छेद 50 में, और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में कहा गया है। यहाँ देखिए ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44, कृषि पशुपालन संगठन हो जाएगा अनुच्छेद 44, न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक रहेगा 50 के तहत, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में हो जाएगा। अगला है मूल कर्तव्य की बात करते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को बोलते हैं मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। देखिए वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित हुई थी। कौन सा? स्वर्ण सिंह समिति गठित हुई थी। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर लगाया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क, उसके तहत अनुच्छेद 51 क के संविधान में जोड़ा गया। ये जो यही है 51 का, संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सब है। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के संबंधी जोड़ा गया था। अतः अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे इसके अंतर्गत। देखिए भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो अभी आपने देखा है वो थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ समझिएगा जरा कर है, भारत में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में किया गया है, अनुच्छेद 51 क में किया गया है। इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे जोड़ दिया गया था संविधान में। 42वें संविधान अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है सेशन आपके दिल को जीत रहा होगा, बहुत अच्छा आपको लग रहा होगा। कम समय में इतना कंटेंट, मतलब सैकड़ों क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कितना देर में, तो 1 घंटा के अंदर, 1-1.5 घंटा के अंदर, जो कि बहुत जगह 15, 20, 25 क्वेश्चन होते होते कितना 1-1.5 घंटा बिता दिया जाता है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना को ही मौलिक कर्तव्य कहते हैं। देखिए हमारी मिलीजुली संस्कृति को समृद्धि विरासत को संरक्षित करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 क से च में इस प्रकार शामिल किया गया है। हम गौर से सुनेगा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें, मतलब बचा के रखें। राष्ट्रपति से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनता है उसको देखिए। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष मतलब एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? कार्यपालिका हेड आपका होता है राष्ट्रपति ही, समझिए इस चीज़ को। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष जो एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है। आगे आपका संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित कहाँ होती है? फिर से सुनिए, केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति, तो फिर से वही क्वेश्चन राष्ट्रपति में होगा, बदल के क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति क्या है, तो आंसर हो जाएगा संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है, ध्यान रखिए राष्ट्रपति। यहाँ से और डिटेल समझाते हैं। देखिए भारत का राष्ट्रपति जो होता है
राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर से सुनिए, ये लाइन पर ध्यान दीजिएगा जरा। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका, यहाँ से ध्यान दीजिए, कार्यपालिका जो होता है अपनी नीति एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, मतलब कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है। सुनते होंगे कैबिनेट मंत्री, वही बात हो गया। भारतवर्ष की रक्षा बल सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति ही सुप्रीम कमांडर होता है सभी रक्षा बल का, तीनों का। देखिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है। किसके? राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है। इसका निर्वहन रक्षा मंत्रालय से किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। सीधा भी वो कर सकता है या अधिकारी है उसके द्वारा वो करवा सकता है कोई काम। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 होगा, मतलब भारतीय संविधान में कहा गया है अनुच्छेद 52 के तहत कि एक राष्ट्रपति होगा। देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारों के द्वारा करेगा। 53(1) में लिखा गया है ये बात, मतलब राष्ट्रपति का कार्य। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो इसका कोई लिमिट ही नहीं है, कितनी बार भी वो राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 57 करा, इसके अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचित पात्र होगा। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। यहाँ है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मॉडल में कौन सम्मिलित होते हैं? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, इसका आंसर ये दीजिए, सांसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित, ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य, ये लाइन पर इंपॉर्टेंट है, मनोनीत नहीं। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत वाले को हटाकर। एक चीज और यहाँ जानिए, निर्वाचित सदस्य भाग ले रहा है, लेकिन विधान परिषद इसमें नहीं होता है, विधानसभा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न, मतलब डिटेल को समझिए। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है। 54 में बताया गया, इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। 1 नंबर में है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अगला है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला है दिल्ली और पुडुचेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतस्थापित किया गया है। राज्यों की विधान परिषद के सदस्य इस निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा, विधान परिषद वाले नहीं होते हैं। और भी कुछ बात है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को अभी शामिल नहीं किया गया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे आइए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है, संसद व राज्य विधानसभाओं द्वारा किया जाता है, ये दोनों, एक से ज्यादा आंसर होगा। आगे है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो एकल, एक मिनट, इसमें है ही नहीं दिया, इसमें नहीं दिया हुआ है, देखिए अलग अलग दे दिया है। अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन, यहाँ देखिएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, अनुपातिक मत प्रणाली नहीं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। मतलब ये और ये दोनों चला जाएगा इसका आंसर, मतलब ये दोनों मिलकर होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, तो सौंपा जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, और कहीं नहीं जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, उस विवाद का अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा, जैसा वो कहेगा। अगला है आपका कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो राज्य विधानसभाएं, राज्य का जो विधानसभा होता है वो नहीं होता है महाभियोग में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति महाभियोग के एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभा भाग नहीं लेती है।
जबकि अनुच्छेद 54 क के अनुसार राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचीकरण का भाग है। ज्ञातव्य है कि राज्य की विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग नहीं होता है, न उस चुनता है, न उस हटा सकता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और पूछ रहा है कौन सा सही है। पहला कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेखित है कि संघ में कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति निहित होगा, तो ये तो सही है। 53 में ये कहा गया, ये सही है। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेगा, ये भी सही है। ये गड़बड़ है, इसका आंसर बी हो जाएगा। डिटेल समझते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 के उल्लेखनीय है कि संघीय कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के 5 वर्ष तक के लिए कार्य करेगा। अगला है भारत के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, तो कथन 3 इसीलिए गलत है, वहां 60 दिया हुआ था, 61 में है महाभियोग के बारे में बात। यहाँ कह रहा है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है, तो यह भारत का मुख्य न्यायाधीश उस समय होता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश ही होता है। देखिए, अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारण से उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय, ध्यान रखिएगा कि मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल 1969 के तहत ये बात कहा गया है, अरे सही भी है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है एवं उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश उस पर रहेंगे तब तक के लिए। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो सिर्फ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा, तो आंसर हो जाएगा सांसद द्वारा महाभियोग लगा के। देखिए, अनुच्छेद 56 के खंड क के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति का अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। एक ही चीज पर हटेगा वो, अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियां को किसमें निहित किया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति में किया गया है। इसको समझ लीजिए। यहाँ से कह रहा अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति के अधिकार नहीं देता है। क्या चीज़ का राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये तो करता ही है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये नहीं करता है, ये तो करता है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू कर सकता है, ये सब सही है राष्ट्रपति के बारे में। अगला अनुच्छेद 100, ये जो राज्यपाल करता है, जो मुख्यमंत्री है ना, उसका नियुक्ति राज्यपाल करता है, ध्यान रखिए। अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास होता है, दिया गया है आपको 164(1) में। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त होता है कि वह क्षमादान तो कर ही सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये नहीं कर सकता। आपातकालीन घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, ये फिर महाभियोग की प्रक्रिया लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक वो साबित कदाचार या असमर्थता का आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए सांसद के, ध्यान रखिए, सांसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा या उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेश राष्ट्रपति के समक्ष उसी पत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति से हटाने का आदेश नहीं दे सकता। बात समझ में आया? यहाँ श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र को राष्ट्रपति के रूप में क्रम है, कैमा नंबर की थी? तो ये 12वां नंबर की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये चला जाएगा, पहला यही राष्ट्रपति बनी थी महिला में। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे। कह रहा है 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल ने व्यक्ति के अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। यह कार्यकाल अनुसार क्रम 14वां था, मतलब कार्यकाल के अनुसार अगर देखा जाए 14वां था। प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी भैरव सिंह शेखावत को पराजित किया। वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। वर्तमान सदस्य में द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार से थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार राज्य से थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में बिहार के सिवान जिले में हुआ था। वे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 भारत के राष्ट्रपति रहे थे। बहुत लंबा समय इनका कार्यकाल था। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कहाँ से थे, मतलब बिहार से थे। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियमित बन जाता है? तो आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब। जब तक वो साइन ना करे राष्ट्रपति तब तक तो नहीं बन सकता। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह विधेयक की बात कर रहा है, वह अधिनियमित तब बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके अपनी अनुमति दे देता है। दोस्त, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं उपराष्ट्रपति से आगे बात करूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं एक बार याद दिला दूं, इसका पीडीएफ पूरा ये कंप्लीट होने के बाद जय पार्ट में आए 3 या 4 पार्ट, जितना पार्ट लगेगा, 1 घंटा से ऊपर का ही क्लास रखता हूँ हर पार्ट के लिए। आपको क्या होगा कि आपको मिलेगा इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे। अभी नहीं डाला जाएगा, पूरा कंप्लीट होने के बाद देख लेता हूँ कितना है बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 2 पार्ट में हमको लगता है कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, दो क्लास और आएगा ना तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। और भी क्लासेस जो देखना है, और भी चैप्टर, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर जाकर।